आज हमें पढ़ने हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब कि किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं, इसमें सबसे पहला जो हमारे पास ट्रेंड है वो है एटॉमिक रेडियाई। क्या बेटा? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का मतलब सबसे बाहरी शेल जो है, तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। लेकिन एटम की रेडियाई को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्यों एटम की रेडियाई को कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग? बता सकता कोई? साइज छोटा होता है, साइज तो नैनोमीटर तक, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन कहां तक मालूम हो चुके हैं। मेन बात क्या है कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एटम कुछ होता ही नहीं है, होता है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, आयोडीन I2, सल्फर S8। मतलब ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नोबल गैसेस के अलावा। तो एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसका साइज पता करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करने के कुछ इनडायरेक्ट मेथड हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई है क्या? एटॉमिक रेडियाई इज द डिस्टेंस बिटवीन किस किस के? द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल यानी कि नाभिक और संयोजकता कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियाई यानी कि परमाणु त्रिज्या कहलाती है। लेकिन हमने क्या बोला कि एटॉमिक रेडियाई को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड हमारे पास काम में आते हैं। क्या क्या? सबसे पहली जो रेडियाई हमारे पास आती है वो कौन सी बेटा? सबसे पहला हमारे पास है कोवलेंट रेडियाई। क्या बेटा? कोवलेंट रेडियाई। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? सह संयोजक त्रिज्या। कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई किनकी निकलती है? कोवलेंट रेडियाई उनकी निकलती है जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। कौन करता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग? मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स? नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कौन करते हैं? नॉन मेटल्स। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। क्लोरीन का एटम नंबर कितना होता है? 17। तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 287। तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। अब अगर एक दूसरा क्लोरीन है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए, तो देगा तो कोई भी नहीं, है ना? जैसे कहानी मैंने बताई थी कि दो दोस्त है और दोनों दोस्त ऐसे हैं कि दोनों में से खर्चा करना कोई नहीं चाहता, दोनों कंजूस, देना कोई नहीं चाहता, दोनों ही लेने वाले हैं। अब वो किसी दुकान पे चले गए, वहां बैठ के पानी पतासे खा लिए, उसको लगा ये खिलाएगा, उसको लगा ये खिलाएगा, पानी पतासे। हाँ, बड़ी दुकान थी, ठीक है। अब वहां चला गया, जब पैसे देने की बारी आई तो बोला यार मेरे को लगा तू खिलाएगा, मुझको बोला तू खिलाएगा। लास्ट में दुकान वाला तो बर्तन धुलवाएगा।
तो क्या होगा वहां पे? शेयरिंग हो जाएगी कि भाई तू आधा तू दे दे, आधा मैं देता हूं, तो तेरे पैसे दे, मैं मेरे पैसे दे दूं। तो वो दोनों कौन है? ऐसा नेचर किसका होता है? नॉन मेटल्स का। ऐसा नेचर किसका होता है? नॉन मेटल्स का। मेटल्स का नेचर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो हमेशा देने वाले होते हैं। मतलब मैं बैठा हूं ना, टेंशन मतलब मैं खिलाऊंगा, वो कौन है? मेटल्स, है ना। और जो जेब से कभी पैसा नहीं निकालते वो कौन है? नॉन मेटल्स। समझ रहे हो? सारे नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स कौन है? नॉन मेटल्स कौन है? जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग कुछ इस तरह से होती है। ये एक एटम, इसका न्यूक्लियस, इसका वैलेंशियल, दूसरा एटम, इसका न्यूक्लियस, इसका वैलेंशियल, और ये पार्शियली ओवरलैप्ड होते हैं। आंशिक अतिव्यापन इनके बीच में होता है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग जब होती है तो पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। तो जब दो एटम जो आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दो एटम जो आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वो जब एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं तो उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस, है ना। यानी कोवेलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द हाफ of the internuclear distance of two atoms which are bonded by a single covalent bond। दो एटम, दो परमाणु जो आपस में एकल बंध द्वारा बंधित होते हैं, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान रखना, कौन सा होना चाहिए बेटा? सिंगल बॉन्ड। जो आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, उनकी कोवेलेंट रेडियस नहीं निकलती है। सिंगल बॉन्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, डबल बॉन्ड में ओवरलैपिंग थोड़ा बढ़ जाती है, ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग और बढ़ जाती है। तो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, रेडियस उतनी गलत आएगी। समझ रहे बात को? तो इसलिए हम किसकी निकालते हैं? केवल सिंगल बॉन्डेड, जो आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। समझ गए बात को? जैसे क्लोरीन और क्लोरीन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, इससे निकल जाएगी हमारे पास क्लोरीन की रेडियस। अब बात आती है, बोला सर जो डबल बॉन्ड बनाते हैं उनकी रेडियस कैसे निकालेंगे? जैसे ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन की रेडियस और नाइट्रोजन की रेडियस पता नहीं की जा सकती है? की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? अगर दो एलिमेंट आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो हमें उनका कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लेना है, जिसमें उनके अलावा कोई तीसरा एटम भी हो और उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा हो। समझो क्या कह रहा हूं मैं? जैसे अगर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है, किसका बेटा? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज में लेते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। देखा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है ना? हो गया ना? H2O2। यहां ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन हो गया, यहां पर एक ऑक्सीजन हो गया, यहां पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहां पर एक हाइड्रोजन हो गया। हमें हाइड्रोजन से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर देना है। समझ गए बात को? उसी तरह से नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए बेटा? नाइट्रोजन के लिए यूज में लेते हैं किसको? किसको यूज में लेते हैं? N2O2। नाइट्रोजन के लिए क्या काम में लेंगे? N2O2। N2O2 में क्या होता है? नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके साथ में डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड,
तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन रहा है? सिंगल। समझ गए बात को? तो यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे दूसरा नाइट्रोजन है, यहां पे इसके ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है। तो हमें ऑक्सीजन से तो कोई मतलब ही नहीं, हमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का हाफ कर देना है। बात समझ आ रही है क्या? है ना? तो अगर कोई ऐसे एलिमेंट है जो आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके लिए हमें किसको काम में लेना बेटा? एक ऐसा मॉलिक्यूल काम में लेना है जिसमें उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता हो। जैसे ऑक्सीजन के लिए H2O2 और नाइट्रोजन के लिए N2। कोई दिक्कत है? कोवलेंट रेडियस समझ में आया क्या होता है ना? सहसंयोजक त्रिज्या किसके लिए निकलता है बेटा? जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स। कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल जब आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा वाला? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। क्लियर? चलिए, सेकंड हमारे पास आता है कोवलेंट रेडिया के बाद मेटालिक रेडिया। क्या बोलता बेटा हिंदी में इसको? धात्विक त्रिज्या। मेटालिक रेडिया किसकी निकलेगी? सिंपल सी बात है, मेटल्स। कोवलेंट रेडिया किसकी निकलती है? नॉन मेटल्स। मेटल रेडिया किसकी निकलेगी? मेटल्स, है ना? मेटल्स में क्या होता है कि एक मेटालिक क्रिस्टल होता है, मेटालिक क्रिस्टल होता है। उस मेटालिक क्रिस्टल में बहुत सारे मेटल एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं बाय मेटालिक बॉन्ड। किससे बॉन्डेड होता है बेटा? मेटालिक बॉन्ड से। जैसे बहुत सारे आयरन है, बहुत सारे आयरन है, ये आपस में मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड की बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या कहती है कि एक एटम का न्यूक्लियस, एक परमाणु का नाभिक, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है ना? मेटालिक बॉन्ड में ना कोई शेयरिंग होती है ना कोई ट्रांसफर होता है। इसमें अट्रैक्शन होता है किस किस के बीच में? एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, है ना? ये मेटालिक बॉन्ड थ्योरी है। बात समझ आ रही है? अब इनमें क्या होता है देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? क्या डिफरेंस है? इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही थी, इसमें केवल टच में है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। कोवलेंट में ऐसा था, मेटालिक में ऐसा है ना? इसमें क्या हो रहा है बेटा? ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, केवल एक दूसरे के टच में है ना? तो कोई से भी दो मेटल एटम नियरेस्ट, उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर दो? हाफ। समझ गए बात को? तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस of two metal atoms to nearest metal atoms bonded by metallic bond in a क्रिस्टल। तो किसी मेटालिक क्रिस्टल में दो मेटल एटम जब आपस में बॉन्डेड होते हैं तो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, है ना? तो मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियाई, नॉन मेटल्स के लिए कोवलेंट रेडियाई। तीसरी आती है कौन सी? थर्ड कौन सी आती है बेटा? थर्ड आती है
वॉन डर वॉल्स रेडियाई, वॉन डर वॉल्स त्रिज्या। वॉन डर वॉल्स के बारे में हमने पहले भी बोल रखा है कि जिसका कोई नहीं होता उसका वॉन डर वॉल्स होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका वॉन डर वॉल्स होता है। मतलब क्या हुआ कि जब दो एटम आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, दो एटम जो आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, वो जब एक दूसरे के क्लोजेस्ट होते हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे मतलब टच में नहीं है ना, ये कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक। ये कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट। ये कोई बॉन्ड नहीं है। तो जब दो एटम जो आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, वो जब एक दूसरे से नियरेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं, तब उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। समझो, आपस में अगर बॉन्ड बनेंगे तो या तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, दो सेम टाइप के एलिमेंट्स के बीच में। दो सेम टाइप के एलिमेंट्स के बीच में दो ही तरह के बॉन्ड बन सकते हैं। कौन कौन से? कोवलेंट या मेटेलिक। अब तुम बोलो सर आयनिक बॉन्ड भी तो होता है, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो दो सेम टाइप के बीच में नहीं होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है ना। दो सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में, मेटल मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड। ठीक है, तो ये किनके बीच में? जब दो एलिमेंट आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाते। तो मुझे बताओ ऐसा कौन से एलिमेंट हैं जो आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाते? सेम नोबल गैसेस, हीना, नीना और करीना जीते रहे। तो नोबल गैसेस जो होती हैं वो आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाती। तो नोबल गैसेस आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाती हैं, तो उनकी रेडियाई कैसे निकलेगी? वॉन डर वॉल्स रेडियाई। ये कब निकलेगी? कभी कभी घूमते फिरते कभी तो ऐसा हुआ कि जब दो नोबल गैसेस जो आपस में कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, कभी ना कभी तो आमने सामने आएंगे, कभी ना कभी तो आमने सामने आएंगे। जैसे वो आमने सामने आए, उनको पकड़ के उनके न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ निकाल के छोड़ दो। समझ गए बात को? कौन सी रेडियस निकलेगी? कौन सी रेडियस निकलेगी? वॉन डर वॉल्स रेडियस। अभी याद रखना, सुनो मेरी बात, नोबल गैसेस तो हैं ही, साथ ही साथ दो अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम अगर आसपास आ जाए जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो उनका भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ वॉन डर वॉल्स रेडियस कहलाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो एक मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, देख दूसरा मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, तो इसका कार्बन इसके कार्बन से बॉन्डेड है क्या? इसके कार्बन ने इसके 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, इस कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, लेकिन इस कार्बन का और इस कार्बन का तो आपस में कोई बॉन्ड नहीं है ना। तो कभी अगर घूमते फिरते ऐसा हो कि एक मीथेन जिसमें एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है, ये दूसरा कार्बन है, इसके साथ में इसके 4 हाइड्रोजन है, तो ये अगर एक दूसरे के पास आ गए तो इनकी इंटरनल डिस्टेंस का हाफ। नॉन बॉन्डेड होनी चाहिए, कोई भी हो, होने क्या चाहिए? नॉन बॉन्डेड। कैसे होने चाहिए? नॉन बॉन्डेड। ये कार्बन इस कार्बन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ये कभी एक दूसरे के पास आए, पास आते ही इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या कहलाएगी? वॉन डर वॉल्स रेडियस। बात समझ में आई क्या? है ना? तो वॉन डर वॉल्स रेडियस नोबल गैसेस की भी निकलती है, और ऐसा कोई भी एटम जो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, सेम टाइप के। समझ गए बात को? जैसे O2 घूमते घूमते एक दूसरे के पास आ गए, तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ के पास में उनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। समझ रहे हो? है ना? कि भाई ये O डबल बॉन्ड O था, ये O डबल बॉन्ड O था, इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। क्लियर हो रही है बात? है ना? तो वॉन डर वॉल्स रेडियस किसको बोलते हैं? the half
of the internuclear, बोलो, internuclear distance of two non-bonded atoms, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वन डबल्स रेडियस। नॉन बॉन्डेड एटम्स कौन से होते हैं? हमने बोल दिया नोबल गैसेस, ठीक है। अब एक बात देखो, इधर तीन तरह की रेडिया हमने पढ़ी, कौन कौन सी? कोवलेंट, मेटेलिक और वन डबल्स। ये कोवलेंट है, ये मेटेलिक है, ये वन डबल्स है। सबसे बड़ी कौन है? वन डबल्स। सबसे बड़ी कौन है? वन डबल्स। तो सबसे बड़ी साइज होता है किसका? वन डबल्स रेडियाई। वन डबल्स रेडियाई सबसे बड़ा। सेकंड मेटेलिक, थर्ड बोलो कोवलेंट, ठीक है। तो तीन तरह की रेडियाई होती है, जिनमें सबसे छोटी रेडिया होती है कोवलेंट रेडियाई। और कोवलेंट बॉन्ड कौन बताते हैं, कौन बनाता है? मैंने बोला नॉन मेटल्स। कल ही मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स कहां पर है? राइट में, कहां पर है बेटा? राइट में, है ना, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज सबसे छोटा होता है ना, पी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज सबसे छोटा होता है। समझ गए बात को? ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट टाइप की रेडियाई। इसको कॉपी करो। अब एटॉमिक रेडिया जो है ना बेटा, वो दो बातों पर डिपेंड करती है। कितनी बातों पे? दो बातों पे। कौन कौन सी दो बातें हैं? पहला है आपका ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो एटॉमिक रेडिया जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडिया, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो एटॉमिक रेडिया को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडिया में पहला फैक्टर जो हमारे पास है वह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा इसको? ENC, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। वेरी गुड। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इट इज द attraction between the nucleus and valence shell electrons। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, नाभिक और संयोजी कोश के बीच में, है ना। जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है बेटा? कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखता है। अगर ये अट्रैक्शन इफेक्टिव हुआ तो वैलेंस शेल क्या होगा? न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। और अगर वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास जा रहा है तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ENC जितना ज्यादा होगा, बोलो, ENC जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा। यानी ENC जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई उतनी कम होगी। सेकंड आता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या था बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट
इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव, शेडिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब क्या होता है? शील्ड प्रोटेक्शन। शील्ड का मतलब क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं हिंदी में इसको। क्या कहते हैं बेटा? परिरक्षण। तो शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, है ना। जैसे पुराने टाइम में जब लड़ाइयां होती थी तो वहां पर सैनिक जो है एक हाथ में तलवार और एक हाथ में शील्ड रखते थे, है ना। इसलिए होता ढाल, तलवार से बचाव करने के लिए, है ना। आज के टाइम में तो शील्ड दी जाती है, शील्ड देते ना, कोई प्रोग्राम वगैरह हो गया उसमें विनर जो होता है उसको शील्ड मिलती है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जब राजाओं के बीच में लड़ाइयां होती थी ना, तो जो राजा हारता था ना उसकी शील्ड को जो जीतता था वो रख लेता था। अभी के टाइम में जो शील्ड मिलती है ना जीतने वाले को, तो जीतने वाले को शील्ड मिलने का रीजन क्या है कि भी पुराने टाइम में जब लड़ाइयां होती थी, लड़ाइयों में जो राजा जीत जाता था तो जीतने वाला राजा हारे हुए राजा की शील्ड को अपने पास रख लेता था, तो वो विजेता माना जाता कि उसकी शील्ड लेके आ गया, है ना। तो शील्ड जो है उसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। अब यहां कौन किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? कौन किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? तो क्या होता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर ये चारों तरफ शेल्स हैं। वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपनी ओर खींचता है, वैलेंस शेल को न्यूक्लियस अपनी ओर खींचता है। तो जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके इसको वापस बाहर धकेल देते हैं। मतलब न्यूक्लियस चाहता है कि वैलेंस शेल उसके पास आ जाए, और जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, उस शेल को वापस रिपेल करके बाहर धक्का देते हैं। यानी कि कौन बचा रहा है? इनर शेल्स किसको बचा रहे हैं? वैलेंस शेल को। किस चीज से? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, ईएनसी से। कौन बचा रहा है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। किसको बचा रहे हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। किस चीज से बचा रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ईएनसी से। अब अगर बचा पाए इफेक्टिवली तो मतलब वो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा। और अगर वो नहीं बचा पाए, अगर वो नहीं बचा पाए तो आउटर शेल क्या होगा? न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा। समझ गए बात को? यानी शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़िया होगा साइज बड़ा होगा, शील्डिंग इफेक्ट जितना पुअर होगा साइज छोटा होगा। तो शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्डिंग का मतलब द प्रोटेक्शन ऑफ द वैलेंस शेल बाय द इनर शेल, है ना। वैलेंस शेल क्या करेगा? इनर शेल को प्रोटेक्ट करेगा। किस चीज से? फ्रॉम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़िया होगा, शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़िया होगा साइज उतना बड़ा होगा, और शील्डिंग इफेक्ट जितना पुअर होगा साइज उतना छोटा होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ये क्या बेटा? बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के। समझ गए बात को? ठीक है। अब देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स।
पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स पहला हम पढ़ेंगे इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप में अगर हम जाएं, जैसे फर्स्ट ग्रुप हम जाते हैं हाइड्रोजन से लेके सोडियम तक, मान लो पोटेशियम तक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, लिथियम का 3, सोडियम का, पोटेशियम का 19। हाइड्रोजन का 1 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1। लिथियम का 3 का मतलब 2 1। सोडियम का 11 मीन्स 2 8 1। पोटेशियम का 19 मीन्स 2 8 8 1। ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और शेल कितने? इसके पास 1। इसके पास कितने शेल है? 2। इसके पास कितने शेल है? 3। इसके पास कितने शेल है? 4। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल। साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, है ना। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो साइज क्या होता है बेटा? बढ़ता है। तो इन ग्रुप अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन, बोलो, नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। हाँ, डाउन द ग्रुप। समझिए बात को। तो एटॉमिक साइज जो होता है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा जब हम ऊपर से नीचे आए। अब जहां जहां पर हम जब पी ब्लॉक और एस ब्लॉक सेपरेटली पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे इस बारे में। ध्यान रखना मैं जो बात बता रहा हूं अभी, किसी भी ग्रुप में अगर कभी भी साइज का एक्सेप्शन आ जाए, तो उसका रीजन होगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ग्रुप में कभी भी अगर एक्सेप्शन आ जाए, जैसे एक एक्सेप्शन आता है एल्यूमिनियम और गैलियम में, है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम आपको दिख रहे हैं। तो बोरोन से बड़ा साइज किसका होता है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम से बड़ा साइज किसका होना चाहिए? गैलियम का। लेकिन गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, लेकिन हल्का सा छोटा होता है, जबकि बड़ा होना चाहिए था। ऊपर से नीचे आने पर तो साइज बढ़ता है ना। तो इसका रीजन क्या है कि बीच में 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, और जब 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का बढ़ते हैं अंदर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर n-1 में। तो वहां पर ENC इफेक्टिव हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। ENC इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट पुअर। तो जहां भी ध्यान रखना इस बात का कि जहां भी आपको एक्सेप्शन दिख जाए ग्रुप में जहां भी एक्सेप्शन दिख जाए, वहां पर आपको आंसर क्या देना है उसका? एक्सेप्शन इन अ ग्रुप का हमेशा रीजन क्या होगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग ENC। समझ रहे बात को? जैसे जर्कोनियम और हाफनियम में आता है कि जर्कोनियम और हाफनियम का साइज बराबर होता है, क्योंकि बीच में लैंथोनाइड आ जाता है, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना। डी इन डेप्थ पढ़ेंगे जब बात करेंगे। एक्सेप्शन जहां भी है, आपको अगर दिख रहा है कि भी ग्रुप में एक्सेप्शन है, तो ग्रुप में एक्सेप्शन का रीजन अगर आपसे पूछे तो उसको आपका एक ही जवाब देना है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग ENC। समझ गए बात को? सेकंड आता है इन अ पीरियड। इन अ पीरियड, अगर हम किसी पीरियड की बात करें, जैसे मान लो हम लोग सेकंड पीरियड की बात करते हैं। किसके बेटा? सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड में कौन आता है? लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन की बात नहीं करेंगे।
है ना। तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 क्या होगा 2 1, बेरिलियम 4 2 2, बोरॉन 5 2 3, कार्बन 6 2 4, नाइट्रोजन 7 2 5, ऑक्सीजन 8 2 6, फ्लोरीन 9। इसमें कितने शेल है? इसमें कितने शेल है? इसमें दो दो दो। सब में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 2। लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, इसमें 2, इसमें 4 5 6 7। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो शेल्स तो उतने के उतने ही है, 2 ही है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे ईएनसी बढ़ता जाएगा, ईएनसी बढ़ता जाएगा, और ईएनसी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साइज छोटा होता जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना, ईएनसी जितना ज्यादा साइज उतना कम। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, है ना। जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? लगातार कम होता जाता है, लगातार कम होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, नहीं घटते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ईएनसी बढ़ जाता है। और ईएनसी जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा, साइज उतना छोटा होगा। ठीक है। तो इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which leads to increase in ENC and decrease in size। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे साइज छोटा होता जाएगा। अब इसमें हमने नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि नोबल गैसेस का जो साइज है वो इन सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है? अभी बताया था मैंने, आप जवाब दोगे। वॉन डर वाल्स रेडिया के कारण। अभी पढ़ा था हमने कि नोबल गैसेस की रेडिया किस टर्म में निकालते हैं? वॉन डर वाल्स रेडिया की टर्म में, और वॉन डर वाल्स रेडिया सबसे बड़ी रेडिया होती है। इसलिए कभी भी सुनना मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूं, कभी भी नोबल गैसेस की रेडिया को कोवलेंट रेडिया से कंपेयर नहीं किया जाता। नोबल गैसेस की रेडिया को बाकी एलिमेंट्स की वॉन डर वाल्स रेडिया से ही कंपेयर किया जाता है। अब बोले सर बाकी एलिमेंट्स की वॉन डर वाल्स रेडिया थोड़ी निकलती है। निकलती है क्या? अभी तो बताया था कुछ देर पहले मैंने, O2 की वॉन डर वाल्स रेडिया, O2 के पास आ गया, O2 के पास में आ गया, तो कौन सी रेडिया निकलेगी उनकी? वॉन डर वाल्स रेडिया। समझ आ रही बात? तो वॉन डर वाल्स रेडिया को वॉन डर वाल्स रेडिया से ही कंपेयर किया जाता है। क्लियर है ना? तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज में जो वेरिएशन आ रहे हैं ये कांस्टेंट होते हैं, बहुत कम इसमें एक्सेप्शन आता है। और इसमें जो मेन एक्सेप्शन आता है वो आता है डी ब्लॉक में। कहां पे? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हैं, फिर अचानक बराबर हो जाते हैं, फिर बढ़ने लग जाते हैं, है ना। अजीब सा ट्रेंड उनका, पहले लगातार घटते हैं, फिर बराबर हो जाते हैं, फिर बढ़ने लग जाते हैं।
है ना। तो उसका रीजन क्या है वो हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे जब भी बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई अपने को, है ना। तो लिखो फटाफट पीरियोडिक ट्रेंड्स। देखो बेटा अब हम एक्सेप्शन देख लेते हैं कुछ एटॉमिक रेडिया के, कि एटॉमिक रेडिया के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई, पहला हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे इन अ पीरियड, इन अ पीरियड, है ना। सुनते जाना। इन अ पीरियड में पहला एक्सेप्शन है वो ऑक्सीजन। कौन सा बेटा? ऑक्सीजन। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? लगातार छोटा होता जाता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसका साइज छोटा होना चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन छोटा ज्यादा नाइट्रोजन का होता है। क्यों? देखो द एटॉमिक रेडियाई, पहला एक्सेप्शन क्या है बेटा? द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जर देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की रेडियस नाइट्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है? देखो नाइट्रोजन पहले आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता हो तो वो आता है 1s2 2s2 बोलो 2p3। तो इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 3। p में 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? 1 2 3। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? अनपेयर्ड, अनपढ़े सारे, है ना। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। ऑक्सीजन की बात करें 8 1s2 2s2 2p 4। अब जैसे ही 2p में 4 इलेक्ट्रॉन हुए वैसे इलेक्ट्रॉन्स की अचानक क्या स्टार्ट होगी? पेयरिंग। और जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा ना पेयरिंग करने के लिए, वैसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा सा रिपल्शन हो जाता है। और रिपल्शन होने के कारण, प्रतिकर्षण होने के कारण एटम एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं और साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनपढ़, अनपेयर्ड। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? पेयरिंग। और पेयरिंग स्टार्ट होते ही क्या होगा? रिपल्शन स्टार्ट होगा। रिपल्शन होने से नहीं, क्यों होगा? ऑक्सीजन का, चल ऑक्सीजन का एक्सेप्शन देगा। समझ गए बात को, है ना। तो क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू रिपल्शन caused by पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के कारण जो रिपल्शन होता है उसके कारण। ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन क्या आता है इसमें? नोबल गैसेस का, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता नोबल गैसेस आने पर अचानक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था। क्योंकि उनकी रेडिया कौन सी होती है? वैन डर वाल्स रेडिया, और वैन डर वाल्स रेडिया सबसे बड़ी होती है ना। तो सेकंड एक्सेप्शन क्या आता है बेटा? द साइज ऑफ नोबल गैसेस सडनली इंक्रीजेस, है ना। इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है इसका? Because their radii is measured in terms of
इन टर्म्स ऑफ वॉन डर वाल्स रेडियई। ठीक है, जो बाकी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, समझ रहे बात को। तीसरा जो एक्सेप्शन आता है वो डी ब्लॉक में आता है। किसमें आता है बेटा? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में क्या एक्सेप्शन आता है? डी ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें साइज पहले बढ़ता है, पहले घटता है, फिर बराबर हो जाता है, फिर बढ़ता है ना? तो तीसरा एक्सेप्शन क्या है? द एटॉमिक रेडियई in 3D series first decreases, then becomes constant, then increases। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, यहां तक लगातार डिक्रीज होता है। फिर आयरन के बाद कोबाल्ट, निकल, इसका लगभग बराबर होता है, और फिर कॉपर और जिंक का बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे तो इसके बारे में डिटेल्ड बातें वहां पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, लेकिन अब एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं इसका। यहां पर ENC स्ट्रॉन्ग होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल में ENC बैलेंस हो जाता है किससे? शील्डिंग इफेक्ट से। और कॉपर और जिंक में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है किसमें? कॉपर और जिंक में। जिसका साइज बड़ा होगा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा ENC ज्यादा होगा। जहां साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, दोनों बराबर हो गए होंगे, ENC और शील्डिंग इफेक्ट। समझ गए बात को? चौथा आता है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या था बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड क्या होता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं 4F सीरीज के एलिमेंट, इनमें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनके साइज में शार्प डिक्रीज होता है। इनके साइज में तीक्ष्ण कमी आती है। लेफ्ट राइट जाते हो साइज छोटा होता है, लेकिन इनका कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाता है ना? बाकी जगह जो साइज कम देखने मिलता है, इसमें साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? बहुत आसान है। साइज अगर छोटा हो रहा है तो कौन इफेक्टिव है? साइज अगर छोटा है तो कौन ज्यादा इफेक्टिव है? ENC इफेक्टिव है, और शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। बस, है ना? ज्यादा डिटेल में बात तो डिटेल में जब लेंथेनॉइड्स पढ़ेंगे तब करेंगे, है ना? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि लेंथेनॉइड्स में द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स sharply decreases with increase in atomic number due to, बोलो, due to strong ENC and poor shielding effect। समझ गए बात को? जैसा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और बातें सेम है।
है ना। एटॉमिक कंट्रैक्शन सेम होता है जैसा लेंथरॉइड कंट्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है किसके, एटॉमिक रेडियाई। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसी के साथ एटॉमिक रेडियाई हमारा खत्म हो गया।